नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। मैं टियानजिन में इस समय मौजूद हूं। ये एक श्याओ हे है जो कि एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसने मीडिया वालों का स्वागत किया जब वो यहाँ पर टियानजिन में आए। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब टियानजिन आए, गजब का स्वागत उनका हुआ। और ये स्वागत संदेश है बाकी की दुनिया को कि भारत के बारे में टिप्पणी करना, भारत पर टैरिफ लगाना, उसके मायने क्या हो सकते हैं। देखिए, भारत के जो बातचीत का रास्ता है वो अमेरिका के साथ लगातार खुला हुआ है, लेकिन जब टियानजिन आकर न केवल एससीओ समिट का हिस्सा बनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि चीन से बायलैटरल बातचीत होती है, यानी शी जिनपिंग से कल सुबह ही होनी है यहाँ के समय के अनुसार ये बातचीत, और परसों फिर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत होती है, तो संकेत और संदेश दूर दूर तक जाता है। लाल कालीन बिछी है, स्वागत की घंटियां बज रही हैं और कैमरों की नजरें गड़ी हुई हैं चीन के तियानजिन पर। 7 साल बाद पीएम मोदी चीन की धरती पर पहुंचे हैं। ये कोई साधारण दौरा नहीं, बल्कि वही मंच है जहां एशिया ही नहीं, दुनिया के नए सत्ता संतुलन की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। पीएम मोदी जापान की अपनी यात्रा खत्म करने के बाद चीन के तियानजिन पहुंचे, जहां उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। बहुत बहुत बढ़िया रहा। मैं सबसे पहले ही खड़ा था, सबसे पहले ही उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया और बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनसे पूछा भाई आपका सफर कैसा रहा और आप कैसे गुजराती पूछा केम छो, तो उन्होंने कहा भाई सारा अच्छा, हमारा सफर बड़ा बदला था। तो उनका मेरा सफर बहुत अच्छा गया और थैंक यू वेरी मच। और उन्होंने बकायदा फर्स्ट सबसे पहले मुझसे हैंडशेक किया। इट वाज लाइक वेरी सरियल मोमेंट टू मीट प्रधानमंत्री जी, लाइक उनसे उनको देखना, इतना नजदीक से देखना, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं शंघाई से आया हूँ, मैं इधर में एक साइंटिस्ट का काम करता हूँ। तो मोदी साहब का पिछले बार जब चाइना में आया था तब मैं इधर में नहीं था, अब भी आया, हाथ मिला सका। हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे मिस्टर मोदी से मिलने के लिए, और जब हमने आज शाम को जब उनसे मिला, हमें बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा फीलिंग आया कि मैंने उनको गुजराती में बोला कि भाई मैं भार्गव जोशी, मैं कच्छ गुजरात से हूँ, एंड वो बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने सामने से बोला वाह वाह। तो ये जो होता है ना एक लीडर, कि वो हर बंदे के साथ, हर लोगों के साथ आंख से आंख मिला के बातचीत करता है, वो एक फीलिंग आई। और वी रियली प्राउड ऑफ मिस्टर मोदी। थैंक यू सर। जय हिंद। चीनी कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की झलक दिखाई, जिसकी पीएम मोदी ने सराहना की। एक बेहद सफल जापान दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब टियानजिन पहुंचे तो यहां पर एयरपोर्ट से लेकर उनके होटल तक भव्य स्वागत देखने के लिए मिला। एयरपोर्ट पर चीनी संस्कृति की झलक उनके स्वागत में पेश की गई। तो जब वो होटल पहुंचे तो भारतवंशियों के भारत माता की जय के नारों के बीच प्रधानमंत्री का स्वागत सांस्कृतिक पेशकश के साथ चीनी नागरिकों ने भी किया। चीन के तियानजिन पहुंचकर पीएम मोदी ने वहीं की जुबान में सोशल मीडिया पर लिखा कि चीन के तियानजिन में एससीओ सम्मेलन के दौरान गहन चर्चाओं और अलग अलग देशों के नेताओं से मिलने के लिए उत्सुक हूं। पीएम मोदी का ये दौरा सिर्फ एक बहुपक्षीय बैठक तक सीमित नहीं है, इसमें छिपा है दुनिया की कूटनीति का नया अध्याय। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ बम गिराया है, जब रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को 2 खेमों में बांट दिया है, सबसे बड़ी नजर होगी मोदी और शी जिनपिंग की 1-to-1 मीटिंग पर। 7 साल बाद दोनों नेता चीनी धरती पर आमने सामने होंगे। क्या डोकलाम से लेकर अरुणाचल तक का तनाव खत्म होगा? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुतिन और मोदी की मुलाकात भी तय है। रूस से पश्चिम दूर जा चुका है। यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप नाराज है। ऐसे में एससीओ के मंच के जरिए रूस, भारत और चीन, अमेरिका और यूरोप दोनों को बड़ा संदेश देने में कामयाब हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भारत एशिया की धुरी चीन और रूस के साथ खड़ा होगा? क्या इस दौरे से अमेरिका के साथ बदल जाएंगे रिश्ते, या फिर हमेशा की तरह मोदी कूटनीति का वही मंत्र अपनाएंगे, न किसी के खिलाफ न किसी के साथ, बल्कि सबके साथ। ग्लोबल पॉलिटिक्स का असली खेल यही है। 21वीं सदी का नया केंद्र अब वॉशिंगटन या मॉस्को नहीं बल्कि एशिया है, और तियानजिन में मोदी की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी बनना चाहता है।
एससीओ शिखर सम्मेलन में 20 से ज्यादा देशों के नेता हैं, लेकिन असली सुर्खियां मोदी जिनपिंग और मोदी पुतिन के बीच की मुलाकात से निकलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन में होने के मायने बहुत बड़े हैं। 7 साल बाद वो चीन के दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि साथ ही साथ ये भी स्पष्ट किया जाता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा नहीं है, बल्कि एससीओ का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसके लिए वो चीन आए हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसे कई लोग हैं जो इस मुलाकात से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इस वक्त दुनिया ये देख रही है कि भारत की रणनीति क्या है। ऐसे में तियानजिन का मंच सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि भविष्य की विश्व राजनीति की बिसात है। श्वेता सिंह, तियानजिन, चीन, आज तक। तो देखिए, एक तीर है निशाने कई हो सकते हैं, और वो एक तीर भी जब अलग अलग देशों द्वारा तो सब अपने निशाने का संदेश देना चाहते हैं दुनिया को। जैसे चीन के हिसाब से अगर आप देख लीजिए तो चीन की कोशिश तो यही दिख रही है कि वो अपने आप को एक विश्व शक्ति के तौर पर दिखाना चाहता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस समय जुड़ रहे हैं। प्रणय, क्या उम्मीद सीधे सीधे तौर पर लगाए जाने की ज़रूरत है, खासकर जब हम एससीओ की इस बैठक को नहीं बल्कि जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को देखते हैं? श्वेता, जैसे आपसे कुछ देर पहले आप खुद भी कह रही थी कि इस बैठक को मुख्यतः माना जा रहा है कि बहुपक्षीय बैठक है, क्योंकि जो एससीओ है संगठन के तौर पर यदि आप देखें तो ये यूरेशिया का करीब करीब 60% हिस्सा है। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो करीब 40% आबादी दुनिया की यहाँ पर रहती है, और साथ ही अगर जीडीपी के टर्म्स में देखें तो करीब 20% जीडीपी जो है दुनिया की, उसकी ये मुलाकात, ये महाबैठक जो है ये तियानजिन के अंदर हो रही है, जहां पर आप मौजूद हैं। दुनिया के 10 महत्वपूर्ण देश हैं, और यदि हम अपने पड़ोसियों की बात करें तो चाहे वो सदस्य के तौर पर हो या डायलॉग पार्टनर के तौर पर हो, यहाँ पर पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, और इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पर नेपाल डायलॉग पार्टनर के तौर पर वहां पर मौजूद है, श्रीलंका वहां पर मौजूद है, म्यांमार वहां पर मौजूद होगा इस एससीओ की बैठक के लिए। लेकिन जैसा आपने कहा, ये बिल्कुल ठीक है कि इस बैठक के ऊपर भारतीयों के लिहाज से अगर नजर होगी तो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उस मुलाकात पे होगी, क्योंकि चीन की धरती पर ये 7 साल बाद मुलाकात हो रही है। गलवान का घाव अभी भी दर्द जरूर देता है, और ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए। क्या उम्मीद होगी? भारत की अपेक्षा ये होगी कि इस बार जो सहमति बने, इस बार जो हैंडशेक हो, और अगर हम जिन सहमतियों के ऊपर बात कर रहे हैं वो इरिवर्सिबल हो, ऐसा ना हो कि हम उनके ऊपर फिर वही 2 कदम चलें और 4 कदम पीछे हट जाएं, वैसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जियो इकोनॉमिक्स के अंदर काफी फेरबदल हो रहे हैं, काफी बदलाव इस समय देखने को मिल रहे हैं। केवल ट्रंप के टैरिफ का सवाल नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कोविड के बाद बदली हैं, जिसमें सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लोबल ऑर्डर है उसके अंदर बदलावों की बात की जा रही है। और ऐसे में भारत और चीन यदि मिलकर कुछ चीजें करते हैं तो ये दुनिया की 2 बड़ी तेज रफ्तार अर्थव्यवस्थाओं का साथ आना होगा। भारत को चाहिए है चीन के बाजार के अंदर ग्रेटर मार्केट एक्सेस। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गलवान के घाव की बात हम जरूर करते हैं श्वेता, लेकिन भारत और चीन के बीच में जो द्विपक्षीय कारोबार है उसमें कारोबार का जो पलड़ा है, उसका जो तराजू है, वो चीन की तरफ जबरदस्त झुका हुआ है। हमारा इंपोर्ट बिल करीब $100 अरब का है, और उसमें हमें कम करना है। यानी हम चीन से ज्यादा खरीदते हैं और चीन को डॉलर भर भर के दे रहे हैं, और हमें कहीं ना कहीं चीन के बाजार के अंदर एक्सेस चाहिए। हम भारतीय उत्पाद भी चीन के बाजार के अंदर वैसी ही जगह पाएं जैसे चीन के उत्पाद भारत के बाजार के अंदर आ रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। सीमा के मुद्दे के ऊपर रेजोल्यूशन को लेकर एक बार फिर जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री साथ होंगे तो वही चीज दोहराई जाएगी कि फिर से कोशिश की जानी चाहिए कि हमारे विवाद जो हैं, हमारे जो मतभेद हैं, वो युद्ध में न तब्दील हो, और हमारी प्रतिस्पर्धा जो है वो टकराव न बने, वो सुलझ जाएं। क्योंकि दोनों देशों की कोशिश ये भी रहती है कि आर्थिक तौर पर विकास चलता रहे, और उसके लिए जरूरी है कि कम से कम सीमाएं जो हैं हमारी वो तनाव मुक्त रहें। बहुत शुक्रिया प्रणय उपाध्याय इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन एससीओ की मेजबानी के साथ चीन दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है, अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ब्रिक्स और एससीओ जैसे देशों से डर लग रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे अमेरिकी वर्चस्व को खतरा है। लेकिन जिस रेयर अर्थ ने ट्रंप को चीन पर झुकने के लिए मजबूर किया, उस पर ब्रिक्स और एससीओ देशों का कब्जा है, जिसे अमेरिका अपने खिलाफ खतरा मानता है। चीन के पास जहां दुनिया के आधे रेयर अर्थ रिजर्व हैं, तो ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जिस पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा रखा है। एससीओ को लेकर एक सवाल भारत के लिए भी अहम है, और वो ये कि चीन के दबदबे वाले इस संगठन में जाकर
भारत को क्या मिलेगा, वो भी तब जब एससीओ की बैठक को शी जिनपिंग ने इस बार अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए चुना है। 3 सितंबर को चीन में विदेशी नेताओं का मेला लगने वाला है, जिसमें 26 नेता शामिल होंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, कंबोडियाई राजा नोरोदम सिहमोनी, वियतनामी राष्ट्रपति लुआंग क्वांग, लाओस के राष्ट्रपति थोंगलोंग सियोलिथ, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पीएम भी यहां होंगे। अब सवाल है कि चीन के दबदबे वाले एससीओ में जाकर प्रधानमंत्री मोदी को क्या मिलेगा। इसे समझने के लिए चीन के रुख में आए बदलाव को देखिए। भारत में चीन के दूतावास के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर यह फोटो पोस्ट की और लिखा कि गणेश जी की छवि चीन के तांग राजवंश और मोगाओ गुफाओं में पाई जा सकती है। ये सदियों पहले चीन और भारत की कला, आस्था और संस्कृति के आदान प्रदान का एक सुंदर उदाहरण है। इस तरह चीन की तरफ से भारत से रिश्तों की याद दिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को लेकर माहौल बनाया जा रहा है। Still working through the finalization of those meetings, and we'll keep you updated and brief you in any case on the proceedings in those meetings. प्रधानमंत्री मोदी के जापान और चीन की यात्रा करने का मकसद ट्रंप के टैरिफ के भारत पर असर को कम करना है। इसके अलावा भारत दोनों देशों के साथ संबंधों को घनिष्ठ बनाना चाहता है। बड़ी बात यह कि एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग 2 बार द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। बार दोपहर के आसपास शी जिनपिंग के साथ एक द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद एससीओ शिखर सम्मेलन के आधिकारिक भोज से पहले दूसरी बैठक कर सकते हैं। सोमवार को देश रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। The Chinese side attaches great importance to the Prime Minister's visit to China to attend the SCO summit at our invitation. We believe that Indian side will also make your contribution to a successful summit in Tianjin. History and reality proves once again that a healthy and stable China-India relationship serves the fundamental and long-term interests of both of our countries. It is also what the developing countries. बड़ी बात यह है कि जो चीन भारत पर डोरे डाल रहा है वो अपने बाजार में भारतीय माल को रोकता है। कई तरह के सीमा नियम, चेकिंग के नाम पर प्रोडक्ट को हफ्तों तक बंदरगाहों पर रोकना और फिर खराब क्वालिटी का हवाला देकर जहाजों को बैरंग वापस लौटाना उसकी हरकतों में शामिल रहा है। इसलिए सवाल है, क्या चीन जो अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के साथ होने की अभी बात कर रहा है, वो भारतीय सामान को चीन के बाजार में आसानी से जाने देने के लिए सहमत होगा? क्या चीन से करीबी बढ़ाने से फायदा होगा? अमेरिका चाहे जो कहे, लेकिन एससीओ भारत के लिए काफी अहमियत रखता है। भारत इस मंच का इस्तेमाल आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए करता है। दूसरा, रूस भारत का पारंपरिक साझेदार है और एससीओ भारत रूस रिश्तों को मजबूत करने का एक अवसर देता है। चीन के साथ भारत के संबंध जटिल हैं, लेकिन इस मंच पर दोनों देश आमने सामने बैठकर क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर बातचीत कर सकते हैं। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती ट्रेड वॉर में एससीओ भारत को एक रणनीतिक संतुलन बनाने का मौका देता है। पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को एससीओ के मंच पर भारत बार बार उठाता है। इस वजह से भारत के लिए एससीओ छोड़ना विकल्प नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर पाकिस्तान को खुला मैदान मिल जाएगा। सीधी भाषा में कहें तो शंघाई सहयोग संगठन वो बड़ा खेल है जहां भारत को हर हाल में मौजूद रहना है। गलवान में जो संघर्ष हुआ था उसका असर केवल भारत और चीन के रिश्तों पर नहीं पड़ा था, भारत और चीन के रिश्तों पर पड़ने के कारण आरआईसी नाम की एक कोशिश पर भी पड़ा था। शुरुआत इसकी रूस की तरफ से की गई थी, लेकिन गलवान के बाद उस तरीके से आगे बढ़ पाना मुमकिन ही नहीं था। अब जब यहां पर तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक के लिए आ रहे हैं, तो सवाल बहुत ज्यादा इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या रूस, चीन और भारत की तिकड़ी वाला ये जो संगठन था वो जीवित हो सकता है? क्या वो सशक्त हो सकता है? कितनी गुंजाइश लगती है इसकी? जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील की धौंस दिखाकर दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ा है, तब से दुनिया में रिश्तों का एक नया गठजोड़ शुरू हो गया।
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से सीधे भारत पर टैरिफ की वजह भारत का रूस से तेल खरीदना बताया जा रहा है। तो पुतिन ने भी एक नया प्लान तैयार किया, भारत, चीन और रूस का त्रिकोणीय अलायंस RIC बनाने के लिए। जैसे ही रूस ने प्रस्ताव भेजा, पूरी दुनिया में खलबली मच गई, क्योंकि ये त्रिशक्ति का मिलन होता है तो ये छोटी मोटी बात नहीं है और पुतिन इसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अगर भारत, चीन और रूस का त्रिपक्षीय संवाद फिर से सक्रिय होता है तो दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर के मामले में कई ध्रुवों में बढ़ सकती है। आज हम आपको वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि रूस ने कैसे इस त्रिकोणीय शक्ति के गठजोड़ की शुरुआत की। रूस के उप विदेश मंत्री एंड्रेई रुंडेको ने कहा कि RIC को फिर से शुरू करने को लेकर हमारी भारत और चीन से बातचीत चल रही है। ये तीनों देश ब्रिक्स के संस्थापक हैं और दुनिया में इनकी धाक है। पुतिन की तरफ से ये भारत, चीन, रूस के त्रिपक्षीय संवाद संगठन को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव और चीन ने तुरंत इस पर हामी भर दी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि वो भारत और रूस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। त्रिकोणीय विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन कल पूरे दिन SCO की इस बैठक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए आज तक।